हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑफ सीमा क्लासेस। आज हम लोग ने जो 10th स्टैंडर्ड का लेसन स्टार्ट किया था वही लेसन हम लोग आगे नेक्स्ट उसका पार्ट देखेंगे, दैट इज हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट 4 पार्ट में क्या देखा था हम लोग ने देखा था कि व्हाट इज हेरिडिटी, विच फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेरिडिटी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एवोल्यूशन। ओके, सो व्हाट इज एवोल्यूशन? एवोल्यूशन इज अ ग्रेजुअल चेंज ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। मतलब एक कोई चेंज होने के लिए अगर बहुत बड़ा टाइम पीरियड लगता है उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। इसका एकदम इजी एग्जांपल मतलब क्या कि ऐसे कहते हैं कि हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए हैं। तो मंकी कल सोया, रात को सोया और सुबह उठ के ह्यूमन बीइंग हुआ, ऐसे नहीं हुआ। तो मंकी के बॉडी में धीरे धीरे चेंजेस आते गए और ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन, बहुत सारा टाइम जाने के बाद मंकी हैज़ बीन कन्वर्टेड टू ह्यूमन बीइंग। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एवोल्यूशन। मतलब जो चेंज होने के लिए बहुत लंबा टाइम लगता है, दैट इज एवोल्यूशन। ओके, सो विच आर द फैक्टर्स और विच आर द एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। जैसे मैंने कहा कि ऐसे कहते हैं कि हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए, तो मंकी से इवॉल्व हुए उसका सबूत क्या है? ओके, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविडेंसेस, वो हम लोग देखते हैं। Which are the different types of evidences? There are 6 different types of evidences. That is, first आता है morphological evidence, second आता है anatomical evidence, third आता है vestigial evidence, fourth आता है paleontological evidence, fifth आता है connecting links, sixth आता है embryological evidences. ओके, तो फर्स्ट देखते हैं इसको डिटेल में हम लोग स्टडी नेक्स्ट स्लाइड्स में करने वाले हैं, लेकिन इन शॉर्ट देखते हैं कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस में क्या आता है। मॉर्फोलॉजी में आता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, उसमें आता है शेप है, साइज है। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जहाँ बॉडी का स्टडी होता है उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी क्या होती है? एनाटॉमी में एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी होता है। ओके, नेक्स्ट आता है वेस्टिजियल एविडेंस। वेस्टिजियल नाम ही वेस्ट है, वेस्ट मतलब जो फेंकना है। तो जो बॉडी का पार्ट बॉडी में पहले फंक्शनल था, पहले वो काम कर रहा था या उसका यूज़ था, अभी वो बॉडी में प्रेजेंट है लेकिन उसका बॉडी के लिए कुछ भी यूज़ नहीं है, ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ओके, नेक्स्ट आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। ओके, सो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस में हम लोग क्या देखने वाले हैं? पैलेंटोलॉजी। ओके, सो पैलेंटोलॉजी में क्या होता है? फोसाइल स्टडी होते हैं। कि हम लोग एक मूवी का एग्जांपल लेते हैं, जुरासिक पार्क मूवी। तो जुरासिक पार्क मूवी में क्या था कि जुरासिक पार्क मूवी में डायनासोर्स थे। तो डायनासोर को तो हम लोग ने नहीं देखे, ना हमारे पेरेंट्स ने देखे हैं, ना ग्रैंड पेरेंट्स ने देखे, लेकिन डायनासोर था। इसका एग्जाम्पल या इसका एविडेंस कौन देता है? दैट इज वो एविडेंस देता है फोसाइल्स। और फोसाइल्स का स्टडी कहाँ होता है? वो होता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में। ओके, नेक्स्ट आता है कनेक्टिंग लिंक्स। अभी कनेक्टिंग लिंक्स नाम ही बता रहा है कनेक्शन, मतलब वो ऑर्गेनिज्म किसी दो चीज़ का कनेक्शन या दो ऑर्गेनिजम्स का कॉम्बिनेशन है, या कुछ दो ऑर्गेनिजम्स का वो कैरेक्टर दिखाता है या स्ट्रक्चर दिखाता है, इसके लिए वो एनिमल हो गया कनेक्टिंग लिंक्स। नेक्स्ट आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में आते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियोज। एम्ब्रियोज मतलब बढ़ने वाला बच्चा। ओके, सो दो फीटस या हम लोग बोलते हैं ना चूजा, सपोज एक का एग्जांपल ले रहे हैं तो चूजा जो ग्रो हो रहा है, तो एम्ब्रियो का स्टडी जहाँ होता है दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। होप यू हैव अंडरस्टूड द एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन। So there are 6 types of evidences. First आता है morphological evidence, anatomical evidence, vestigial evidence, paleontological evidence, connecting links and embryological evidence. Okay, तो next slide में मैंने क्या किया है, सबका comparative study बताया है। Okay, तो comparison से आपको थोड़ा easy हो जाएगा understand करने के लिए। तो first comparison मैंने लिया है between मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस एंड एनाटॉमिकल एविडेंस। ओके, तो मॉर्फोलॉजी का पहले डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज मॉर्फोलॉजी? मॉर्फोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ द साइज, शेप एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो जो ब्रांच में एक्सटर्नल स्ट्रक्चर स्टडी होता है वो ब्रांच को बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। तो मॉर्फोलॉजी में यहाँ एक मैंने आपके बुक का ही एक पिक्चर लिया है जिसमें एनिमल्स दिखाए हैं, एनिमल्स का फेसिंग दिखाया है और नीचे दिया है प्लांट्स।
ओके, तो एक एग्जांपल लेते हैं. इफ़ यू लुक एट द डॉग, इफ़ यू लुक एट द फॉक्स, इफ़ यू लुक एट द वुल्फ, उन लोग का फेसिंग सेम है. तो फेसिंग वाइज तीनों सेम है, मतलब वो किसी सेम एंसेस्टर से आए हैं, तो इसलिए उनको सबको डॉग फैमिली कहते हैं. नेक्स्ट, इफ़ यू लुक एट द एग्जांपल ऑफ टाइगर, कैट, उनका स्ट्रक्चर सेम है, फेसिंग सेम है. ऐसे कहते हैं कि जो बिल्ली होती है वो टाइगर की मौसी होती है. ऐसे मैंने बचपन में सुना था. तो मौसी क्यों कहते हैं? क्योंकि वो लुक वाइज दोनों सेम हैं. इसके लिए उनको कैट फैमिली में डालते हैं. दैट इज़ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या मॉर्फोलॉजी. ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है एनाटॉमी. ओके, तो एनाटॉमी में मैंने क्या कहा कि एक्सटर्नल एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी होता है. So what is anatomy? Anatomy is the branch of biology which concern with the study of inside of the body and outside of the body. External as well internal structure जहाँ study होता है उसको बोलते हैं anatomy. Okay, अगर हम लोग एग्जाम्पल यहाँ दिखाया है, that is human hand है, cat's 4 leg है, patagium of bat है, flipper of whale है. Okay, जैसे बॉडी का हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग के लिम्स हम लोग को 4 लिम्स है, उसमें से 2 जो लिम्स है, आगे की जो 2 लिम्स होते हैं उनको 4 लिम्स बोलते हैं, और पीछे के 2 जो लिम्स होते हैं उनको हाइंड लिम्स बोलते हैं. ओके, सो इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग जो 4 लिम्स होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं हैंड में. तो हम लोग जो हाथ यूज़ करते हैं वो हमारे 4 लिम्स है. अगर बर्ड में देखा जाए तो बर्ड्स में जो उनके जो 4 लिम्स है वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में. यहाँ बैट का पेटाजियम दिखा है. ओके, कैट में देखेंगे तो उसके आगे के जो 2 पैर होते हैं वो उसके 4 लिम्स होते हैं. उनके 4 पैर में आगे के जो 2 पैर होते हैं वो 4 लिम्स होते हैं. ओके, तो जब भी इंटरनल स्ट्रक्चर स्टडी किया, बोन्स का स्ट्रक्चर स्टडी किया, तभी मालूम पड़ा कि एविडेंसेस मतलब कौन सा एनिमल से इवॉल्व हुआ है ये सब मालूम पड़ा है. मतलब बोन का स्ट्रक्चर स्टडी करने पे मालूम पड़ा. तो दैट इज कॉल्ड एनाटॉमिकल एविडेंसेस. ओके, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट, that is vestigial evidences and the paleontological evidence. Vestigial मैंने पहले ही बताया, वेस्ट. Okay, so we'll see the definition. Degenerated or underdeveloped useless organs of organisms are called vestigial organs. Degenerated मतलब वो बॉडी में भी काम नहीं कर रहा है या बॉडी में डेवलप नहीं हुआ है, यूजलेस ऑर्गन है, उसको कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ओके, तो हम लोग की बॉडी के 2 वेस्टिजियल ऑर्गन्स यहाँ मैंने ड्रॉ किए हैं, दिखाए हैं. फर्स्ट वन इज अपेंडिक्स, सेकेंड इज अ टेलबोन और कॉक्सिक्स. अभी ये अपेंडिक्स जो होता है वो हम लोग की बॉडी में होता है, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, वो कुछ भी काम नहीं करता है. अभी ये अपेंडिक्स किस में काम करता है? ये काम करता है रूमिनेंट्स में. अभी रूमिनेंट्स किसको कहते हैं? जो एनिमल जिनकी वेजिटेरियन होते हैं और जिनका इंटेस्टाइन का लेंथ बड़ा होता है, मतलब इफ़ यू लुक एट द काउ, बफेलो, ये सब रूमिनेंट्स है. तो उनमें ये अपेंडिक्स फंक्शनल होता है. नेक्स्ट आता है टेलबोन और कॉक्सिक्स. टेलबोन इज अ लास्ट पार्ट ऑफ आवर वर्टिब्रल कॉलम. हम लोग की जो पीठ की हड्डी है उसका सबसे लास्ट बोन को कहते हैं टेलबोन और कॉक्सिक्स. अब ये टेलबोन क्या दिखाता है? ऐसे कहते हैं कि वी हैव इवॉल्व फ्रॉम मंकीज, हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए, लेकिन उसका एविडेंस क्या है? तो ये एक पार्ट दिखाता है कि हम लोग मंकी से इवॉल्व हुए. क्या दिखाता है कि मंकी में इफ यू लुक एट द मंकी को टेल होती है, और मंकी कहाँ रहता है? वो ट्रीज पे रहता है. तो मंकी जब ट्रीज पे रहता है तो वो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जब जंप मारता है तो उसका जो टेल होता है उसको बॉडी को सपोर्ट करता है, उसको गिरने से बचाता है. तो जैसे जैसे दिन गए, मंकी से ह्यूमन बीइंग इवॉल्व होने को आया, तो धीरे धीरे उसकी जो टेल है, जो टेल उसकी बॉडी में यूज़फुल थी, हमारी बॉडी में यूज़फुल नहीं है, तो वो टेल हमारी बॉडी में नहीं है जो उसको थी. लेकिन टेल थी, ये कौन बताता है? ये टेलबोन बताता है. तो प्रेजेंस ऑफ टेलबोन शोज दैट वी हैड अ टेल. हम लोग को टेल थी लेकिन वो अभी नहीं है, खाली यहाँ ये बोन है जो कुछ भी काम नहीं करता है. देयरफॉर इट कम्स इन वेस्टिजियल ऑर्गन्स. ओके, अंडरस्टूड. नेक्स्ट आता है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस. तो पैलेंटोलॉजी मैंने जुरासिक पार्क का एग्जांपल दिया था जिसमें डायनासोर्स का स्टडी किया. अभी डायनासोर इतने बड़े थे, इतना बड़ा शेप था, ये कैसे मालूम पड़ा? उनके फोसिल्स के इम्प्रेशंस कहाँ मिले रहेंगे जिससे उनका बॉडी कितना बड़ा था ये मालूम पड़ा. सो विल सी द डेफिनेशन. व्हाट इज पैलेंटोलॉजी?
Paleontology is the study of history of life on earth which is based on fossils. Okay, अभी ये दिख रहा है एक स्ट्रक्चर, बराबर, ये डायनासोर का स्ट्रक्चर लग रहा है ना, तो इसकी जो बॉडी के इम्प्रेशंस है वो क्या बता रहा है कि ये इतने बड़े साइज के एनिमल्स थे। यहाँ भी बॉडी के इम्प्रेशंस है, देखो ज़मीन में, रॉक में कहाँ मिले हैं वो। अभी ये जो फोसाइल्स है, जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था जुरासिक पार्क का, तो जो डायनासोर्स थे वो जुरासिक पार्क नाम क्यों रखा है, क्योंकि डायनासोर्स मिले थे जुरासिक एरा में। तो कौन से एरा में मिला, जुरासिक एरा में मिला, इसके लिए शायद वो मूवी का नाम जुरासिक पार्क रखा रहेगा। तो अभी ये जुरासिक एरा क्या है, कौन सा एनिमल कौन सा एरा में मिला था, कितने साल पहले मिला था, ये कैसे मालूम पड़ता है, तो ये सब मालूम पड़ता है कार्बन डेटिंग से। ओके, तो कार्बन डेटिंग इज अ टेक्निक बाय विच द एज ऑफ द फोसाइल्स विल बी कैलकुलेटेड। ओके, तो उसका एज मालूम करने के लिए कार्बन डेटिंग टेक्निक यूज होता है। अभी कार्बन डेटिंग क्या होता है, कार्बन डेटिंग मतलब अगर हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखें तो सबके लिविंग, सब ऑल ओवर जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग नॉन लिविंग, उनकी बॉडी में कार्बन होता है। ओके, तो C14 कार्बन कितने अमाउंट में है उसका कैलकुलेशन करके वो पर्टिकुलर एनिमल का एज डिसाइड करते हैं। ओके, सो दिस कम्स अंडर पैलेंटोलॉजी। ओके, अभी यहाँ एक दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है जिसमें अर्थ के लेयर्स दिए। तो सबसे बेसिक लेयर में देखो आपको दो एनिमल्स दिख रहे हैं, स्नेल स्टारफिश है, फिर फिश है, फिर फ्रॉग है, देन स्नेक है, देन रैबिट है। ओके, तो ये लेयर्स क्या दिखाता है, देखो पहले लिखा है इनवर्टिब्रेट्स, मतलब दुनिया में सबसे पहले कौन आया है, पहले सबसे पहले आए हैं इनवर्टिब्रेट्स, फिर रेप्टाइल्स आए, फिर एम्फीबियंस, पाइसेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, देन बर्ड्स, मैमल्स। ओके, और यहाँ देखो एरा लिखा है, मैंने अभी बोला था ना जुरासिक एरा, पैलेंटोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा, सीनोजोइक एरा। ओके, तो ये पर्टिकुलर लेवल से मालूम पड़ता है कि वो एनिमल्स कौन से एरा में प्रेजेंट थे। होप यू हैव अंडरस्टूड। फर्स्ट वी हैव सीन मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस and anatomical evidence. Now we have seen vestigial evidence, paleontological evidence. Next we are moving towards the connecting links and the embryological evidence. Okay, तो connecting links मैंने कहा था, connecting links का definition देखते हैं। Connecting link is an organism having characteristic of two different group of organism. दो अलग ग्रुप के organisms का structure जिसमें है वो organism को बोलते हैं connecting link. Okay, तो यहाँ example लिया है। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज डक बिल्ड प्लैटिपस। अगर डक बिल्ड प्लैटिपस को देखेंगे तो उसका जो देखो डक, उसको डक की तरह क्या है, बीक है। ओके, लेकिन वो मैमल है क्योंकि उसमें मैमरी ग्लैंड्स है, उसमें हेयर्स है। ओके, सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एव्स एंड मैमल्स। तो डक बिल्ड प्लैटिपस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट ग्रुप्स और टू डिफरेंट फाइलम्स, दैट इज एव्स and the mammalia. Therefore, duck-billed platypus is an example of connecting links. Okay, another example is lungfish and peripatus. Okay, next moving towards the embryological evidence. अभी embryological evidence are the similarities in the embryos of common ancestry. Okay, मतलब embryology का study करते हैं जिसमें उनके एम्ब्रियोज को स्टडी करते हैं जिससे उनकी कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब वो कहाँ से आए हैं, उनका बेस क्या है वो मालूम पड़ता है। कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल स्टेजेस ऑफ वेरियस वर्टिब्रेट्स शो दैट ऑल एम्ब्रियोज शो एक्सट्रीम सिमिलैरिटीज इन इनिशियल स्टेजेस। ओके, सो यहाँ डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट एम्ब्रियोज लिए हैं। इनका इनिशियल स्टेज आप देखेंगे, देखो फर्स्ट स्टेज में सब एनिमल सेम दिखते हैं। इसका मतलब क्या है, उनका जो ओरिजिन है, उनके जो एंसेस्टर है वो कॉमन थे। ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, विच पार्ट विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक इट, share it, subscribe it, press the bell icon, and if you have any comments please mention in the comment box. Thank you.